बीए द्वितीय वर्ष के आज के अपने इस टॉपिक के अंदर अपन तुलनात्मक राजनीति के अर्थ और प्रकृति के ऊपर चर्चा कर चुके हैं। आज अगला इसका वर्जन तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र के विषय में अपन विचार विमर्श करेंगे। महत्वपूर्ण यह है कि तुलनात्मक राजनीति के अंदर वो कौन से सेक्टर हैं जिनका तुलनात्मक राजनीति के अंदर अध्ययन किया जाता है। वस्तुतः तुलनात्मक राजनीति जो है वो एक नवीन उपागम है और तुलनात्मक राजनीति विज्ञान से एक उपक्षेत्र या उसकी एक शाखा के रूप में डेवलप हुआ है। तुलनात्मक राजनीति के अंदर किन किन चीजों का अध्ययन किया जाना चाहिए और किन किन चीजों का अध्ययन नहीं किया जाना चाहिए, ये हमेशा विवाद का विषय रहा है। तुलनात्मक राजनीति के अंदर एक सीमा से अधिक बिंदुओं का समावेश करना जहां इसको राजनीति विज्ञान के समकक्ष खड़ा कर देता है, वहीं तुलनात्मक राजनीति के अंदर बहुत कम चीजों का समायोजन इसके अध्ययन क्षेत्र को बहुत अधिक संकुचित बना देता है। तुलनात्मक राजनीति के अंदर जहां परंपरावादी और आधुनिक राजनीतिक वैज्ञानिकों के बीच में भी मतभेद है, परंपरागत राजनीति विज्ञानी यह कहते हैं कि तुलनात्मक राजनीति के अंदर राज्य, सरकार एवं संविधान द्वारा स्थापित संस्थाओं के बीच में ही तुलनात्मक अध्ययन किया जाना चाहिए। तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र के संबंध में परंपरावादी राजनीतिक जो विचारक है उनका यह प्रमुख रूप से मानना है कि दो देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं के अंदर वहां की राज्य, वहां की सरकार और संविधान द्वारा जो स्थापित संस्थाएं हैं उनका ही तुलनात्मक अध्ययन करके और उसके आधार पर मानव के राजनीतिक व्यवहार को समझने का प्रयास किया जाना चाहिए। वहीं आधुनिक राजनीति वैज्ञानिक जो है उनका यह मानना है कि तुलनात्मक राजनीति के वर्तमान क्षेत्र के अंदर इन चीजों का अध्ययन तो करना ही करना है, उसके साथ में दल, हित समूह और मानव के राजनीतिक व्यवहार को प्रभावित करने वाले अनौपचारिक तत्व, उनका अगर संविधान के अंदर उल्लेख हो या न हो यह महत्वपूर्ण नहीं है। अगर ये सभी तत्व मानव के राजनीतिक व्यवहार को प्रभावित करते हैं तो इन सभी तत्वों का राजनीति विज्ञान के अंदर अध्ययन किया जाना चाहिए। वस्तुतः तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति के संदर्भ में दो तरह के विवाद सर्वमान्य रूप से चलते हैं। सबसे पहला विवाद यह है कि सीमा संबंधी विवाद। सीमा संबंधी विवाद, मैंने जैसा कि पहले स्पष्ट किया कि तुलनात्मक राजनीति के अंदर किन चीजों का अध्ययन किया जाए और किन चीजों का अध्ययन नहीं किया जाना चाहिए, इस विषय पर सबसे अधिक विवाद है कि तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन की क्या सीमा होनी चाहिए। अब सीमा संबंधी विवाद के भी दो पहलू हैं। सबसे पहला है कानूनी पक्ष, दूसरा है व्यवहारिक पक्ष। तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन की सीमा संबंधी विवाद में सबसे पहला पक्ष यह है कानूनी पक्ष। कानूनी पक्ष रखने वाले विद्वानों का मानना है कि तुलनात्मक राजनीति के अंदर संविधान के द्वारा स्थापित संस्थाओं से संबंधित मानव के राजनीतिक व्यवहार का ही अध्ययन किया जाना चाहिए। यानी तुलनात्मक राजनीति के अंदर कानूनी पक्ष का समर्थन करने वाले विद्वानों की यह मान्यता है कि राजनीति विज्ञान के अंदर संविधान और संविधान के द्वारा स्थापित जो संस्थाएं हैं उनसे संबंध ही मानव के राजनीतिक व्यवहार का तुलनात्मक अध्ययन किया जाना चाहिए। तो यहाँ कानूनी या इसको संवैधानिक भी अपन लिख सकते हैं। मैं दोबारा दोहरा देता हूं कि सीमा संबंधी जो पहला विवाद है उसका कानूनी पक्ष यह है, इसके समर्थक राजनीति विज्ञानी यह कहते हैं कि तुलनात्मक राजनीति के अंदर संविधान और संविधान द्वारा स्थापित संस्थाओं से जुड़ा हुआ मानव का राजनीतिक व्यवहार, इसका तुलनात्मक अध्ययन ही किया जाना चाहिए। जबकि व्यवहारिक पक्ष यह कहता है
कि तुलनात्मक राजनीति के अंदर संविधान और संविधान से जुड़ी राजनीतिक संस्थाएं जो मानव के राजनीतिक व्यवहार को प्रभावित करती है, उसके साथ साथ कई ऐसे दूसरे घटक भी है जो मानव के राजनीतिक व्यवहार को व्यवहार के धरातल पर प्रभावित करते हैं। जैसे कई अनौपचारिक समूह होते हैं, हित समूह होते हैं, राजनीतिक दल होता है, दबाव समूह होता है, राजनीतिक संस्कृति होती है, राजनीतिक आधुनिकीकरण होता है। ये सभी एलिमेंट जो मानव के राजनीतिक व्यवहार को व्यवहार के धरातल पर प्रभावित करते हैं, उन सभी तत्वों का अध्ययन तुलनात्मक राजनीति के अंदर किया जाना चाहिए। अब दूसरा जो इसका विवाद है या दूसरा बिंदु जिस पर मानव के या तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र पर विवाद है, वो है मानक और व्यवहार के बीच में मानक एवं व्यवहार के बीच विवाद। तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन क्षेत्र के संदर्भ में दूसरी समस्या हमारे सामने यह आती है कि कई देशों के अंदर मानक होता है स्टैंडर्ड या कानून, और व्यवहार होता है इम्प्लीमेंटेशन या व्यवहार के धरातल पर कानून किस तरह से कार्य करता है। कई देशों के अंदर संविधान के द्वारा अलग तरह की राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना की जाती है और व्यवहार के धरातल पर वहां पर की शासन व्यवस्था कुछ अलग तरीके से चलती है। संविधान और वहां की राजनीतिक व्यवस्था सैद्धांतिक दृष्टिकोण से अलग होती है और व्यवहारिक दृष्टिकोण से अलग होती है। जिन देशों के अंदर राजनीतिक व्यवस्था संवैधानिक दृष्टि से और व्यवहारिक दृष्टि से एक जैसी है, तो वहां पर तुलना करने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कई देशों के अंदर कानून की दृष्टि से अलग राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना की जाती है और व्यवहार की दृष्टि से वहां पर राजनीतिक व्यवस्था जो है वो कुछ अलग तरह से कार्य करती है। जहां पर कानून और मानक और व्यवहार के बीच में मतभेद की स्थिति है, ऐसी स्थिति के अंदर तुलनात्मक राजनीति हमारे सामने मानव के राजनीतिक व्यवहार का सही आईना प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं रहती है। इन दो विवादों के कारण हमेशा हमें तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र का निर्धारण करते समय इन दो पक्षों का हमें अध्ययन करना जरूरी है। अब अपन एक एक बिंदुवार पढ़ते हैं कि तुलनात्मक राजनीति का वस्तुतः क्षेत्र किस तरह का होना चाहिए। सबसे पहला बिंदु है विश्लेषणात्मक आनुभाविक खोज। तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के क्षेत्र के अंदर सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि इसके अंदर राजनीतिक सिद्धांत का जो निर्माण किया जाता है वो विभिन्न विचारों, विभिन्न बिंदुओं का विश्लेषण करने के पश्चात किया जाता है और जो तथ्य इकट्ठे किए जाते हैं वो अनुभव सिद्ध होने चाहिए, जिनका मानव की इंद्रियों के द्वारा अनुभव किया जाना चाहिए। ऐसे तथ्यों का अध्ययन करके, ऐसे तथ्यों का संकलन करके और उनका विश्लेषण करने के बाद में जो व्यवहार मानव के समक्ष आता है, उस व्यवहार का तुलनात्मक अध्ययन ही तुलनात्मक राजनीति के अंदर किया जाता है। सबसे पहला क्षेत्र का बिंदु कि तुलनात्मक राजनीति इस बात पर जोर देती है कि मानव के राजनीतिक व्यवहार को समझने के लिए हमें उन तथ्यों को ही इकट्ठा करना है, उन तथ्यों की ही खोज करनी है जिनको हम अनुभव कर सकते हैं। और चूंकि अनुभव मानव की इंद्रियां इसका एक सबसे बड़ा स्रोत होती है, जो ऐन्द्रिक ज्ञान होता है जिसको हम अनुभव कर सकते हैं, उनका विश्लेषण करने के पश्चात में जो व्यवहार निकल कर आता है, राजनीतिक व्यवहार, वह तुलनात्मक राजनीति के अंदर क्षेत्र के अंदर शामिल किया जाना चाहिए। दूसरा इसका तुलनात्मक राजनीति का क्षेत्र है वो आता है अवसंरचना का अध्ययन। अवसंरचना यहां महत्वपूर्ण यह है कि अवसंरचना जिसको बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर या जिसको बोलते हैं बेस। तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र का दूसरा बिंदु यह है कि राजनीतिक व्यवस्था की अवसंरचना, इसमें कार्यपालिका आ जाएगी, न्यायपालिका आ जाएगी, व्यवस्था आ जाएगी, तुलनात्मक रूप से राजनीतिक दल आ जाएंगे, हित समूह आ जाएंगे और विभिन्न सांस्कृतिक संगठन जो मानव के राजनीतिक व्यवहार को प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। राजनीतिक व्यवस्था के सारे पिलर
वो जो मानव के राजनीतिक व्यवहार को प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, या दूसरे शब्दों में कहें तो राजनीतिक व्यवस्था से जुड़े हुए औपचारिक समूह और अनौपचारिक समूह, जिनका संविधान के अंदर उल्लेख है और जिनका संविधान के अंदर उल्लेख नहीं भी है तो भी चलेगा, लेकिन अगर वो मानव के राजनीतिक व्यवहार को प्रभावित करते हैं तो वो सारी अवसंरचना के बिंदुओं का तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र के अंदर अध्ययन किया जाता है। यानी तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र की अवसंरचना बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को, जो राजनीतिक व्यवस्था के पिलर हैं, चाहे उनका संविधान के अंदर उल्लेख है तो भी ठीक और संविधान के अंदर उनका उल्लेख नहीं है तो भी ठीक। जैसे कई ऐसे अनौपचारिक समूह होते हैं जो मानव के राजनीतिक व्यवहार को प्रभावित तो करते हैं लेकिन उनको संविधान के अंदर स्थान नहीं मिलता है, और कई ऐसे चीजें होती है जो जिनका संविधान के अंदर वर्णन किया जाता है और वो मानव के राजनीतिक व्यवहार को प्रभावित करते हैं। उन सभी राजनीतिक व्यवस्था के पिलर्स का, उन सभी अवसंरचनाओं का अध्ययन भी तुलनात्मक राजनीति के अंदर किया जाता है। और इसके बाद में तुलनात्मक राजनीति का एक नवीन क्षेत्र का दृष्टिकोण है विकासशील समाजों का अध्ययन। विकासशील समाजों का अध्ययन। तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र के अंदर इस तथ्य पर बल दिया जाता है, जैसे परंपरावादी अध्ययन दृष्टिकोण के अंदर राजनीतिक विज्ञान के अंदर पाश्चात्य जगत से जुड़ी हुई राजनीतिक व्यवस्थाओं का ही अध्ययन किया जाता था, और विकासशील समाज जो एशिया और अफ्रीका के देश हैं उनकी राजनीतिक व्यवस्थाओं का अध्ययन इसके अंदर नहीं किया जाता था। लेकिन कालांतर के अंदर जब तुलनात्मक राजनीति का स्नेह विकास हुआ तो यह माना गया कि अगर मानव के राजनीतिक व्यवहार का समग्रता के साथ या उसका सांगोपांग अध्ययन या विश्लेषण करना है तो हमें पाश्चात्य राजनीतिक व्यवस्थाओं के साथ साथ ये जो विकासशील समाज जो एशिया और अफ्रीका के उपनिवेश थे और बाद में आजाद स्वतंत्र राष्ट्र का जिन्होंने दर्जा प्राप्त किया, उन विकासशील समाजों का अध्ययन भी तुलनात्मक राजनीति के अंदर किया जाना चाहिए। जब तक ये विकासशील समाजों के बहुत बड़े हिस्से का हम तुलनात्मक राजनीति के अंदर के क्षेत्र के अंदर अध्ययन नहीं करेंगे, तब तक मानव के राजनीतिक व्यवहार का सांगोपांग रूप से अध्ययन या उसका अच्छे तरीके से मानव के राजनीतिक व्यवहार के प्रति हम हमारी समझ को विकसित नहीं कर सकते। तो मैं संक्षेप में दोहरा दूं कि तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र के अंदर विकासशील समाज जो एशिया और अफ्रीका के देश हैं, जो वर्षों बरस तक उपनिवेशवादी व्यवस्था के अंदर गुलाम रहे और द्वितीय विश्व युद्ध के और उसके आसपास सने सने जिनको स्वतंत्रता प्राप्त हुई, ये विकसित देशों की श्रेणी में आने की कोशिश कर रहे हैं, उस मार्ग की ओर अग्रसर है। इन देशों का, इन समाजों का या इन देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन भी वर्तमान तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र के अंदर किया जाता है। अब चौथा जो बिंदु वह है तुलनात्मक राजनीति के अंदर अंतः शास्त्रीय उपागम। उपागम बोलते हैं दृष्टिकोण को। यहां दो शब्द है, अंतःशास्त्रीय और एक है उपागम। तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र के अंदर इस बात पर बल दिया जाता है कि मानव का जो व्यवहार होता है वो कई घटकों के द्वारा प्रभावित होता है। मैं उदाहरण के रूप में आपको समझा दूं कि मानव का एक जैसे राजनीतिक व्यवहार है, तो मानव का राजनीतिक व्यवहार केवल मानव की राजनीतिक घटनाओं से ही प्रभावित नहीं होता है, बल्कि मानव का राजनीतिक व्यवहार उसके परिवार से, उसके समाज से, व्यक्ति के मनोविज्ञान से, व्यक्ति की संस्कृति से, व्यक्ति की आर्थिक स्थिति से, सभी से प्रभावित होता है। अगर हमें मानव के राजनीतिक व्यवहार को अच्छे तरीके से समझना है तो तुलनात्मक राजनीति यह कहती है कि मानव के आर्थिक पक्ष का, मानव के मनोवैज्ञानिक पक्ष का, मानव के पारिवारिक पक्ष का, उसके सामाजिक पक्ष का, सभी पक्षों को जब हम मिलाकर अध्ययन नहीं करेंगे तब तक मानव के राजनीतिक व्यवहार की असली तस्वीर हमारे सामने नहीं आ पाएगी। इसलिए तुलनात्मक राजनीति के अंदर उन दृष्टिकोणों का, उपागम कहते हैं दृष्टिकोण, सिद्धांत को, एक व्यू, किसी भी चीज को समझने का तरीका, उपागम यानी किसी भी चीज को किस तरीके से हम समझते हैं, उस उपागम के अंदर अंतःशास्त्रीय ऐसे उपागम या ऐसे दृष्टिकोण या ऐसे सिद्धांत
जो सभी समाज विज्ञानों में कमोबेश चलते हैं। जैसे वो जीव विज्ञान के अंदर भी चलते हैं, वो समाज विज्ञान के अंदर भी चलते हैं, वो मनोविज्ञान के अंदर भी चलते हैं। अध्ययन दृष्टिकोण की कई पद्धतियां ऐसी होती है जो समाज विज्ञानों के अंदर समान सभी में थोड़ी थोड़ी लागू होती है, आंकड़ों का विश्लेषण करने में हमारी मदद करती है। उन अंतःशास्त्रीय, शास्त्र बोलते हैं विषय को, ऐसी 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 ऐसे दृष्टिकोण जो एक से या दो या एक या दो से अधिक विषयों के अंदर संचालित होते हैं मानव के व्यवहार को समझने के लिए। तुलनात्मक राजनीति का क्षेत्र इस बात की डिमांड करता है कि ऐसे अंतःशास्त्रीय दृष्टिकोणों का, अंतरराष्ट्रीय अध्ययन, अंतःशास्त्रीय अध्ययन पद्धतियों का जो दो से अधिक या एक से अधिक विषयों के अंदर समानांतर रूप से चलती रहती है, उनका भी अध्ययन तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र के अंदर किया जाना चाहिए। तो आज हमने संक्षिप्त रूप के अंदर तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र के इन 4 बिंदुओं के बारे में अध्ययन किया। कल अपन नए टॉपिक के बारे में शुरुआत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।